प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मंजरी दीदी। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार जी। आपके कुछ व्यूज ऐसे होते हैं जो कहीं और जानने को नहीं मिलते हैं। देखिए, मोदी जी के यूरोप ट्रिप और यूएई ट्रिप पर तो बात हो रही है, पर इस सारे युद्ध और इस सारी समस्या की जड़ में बैठा है ईरान, जिसने एक कसम खा रखी है, एक अंधविश्वास है उसका कि मैं न्यूक्लियर बम बनाऊंगा, मैं इजराइल को मारूंगा। क्यों मारूंगा? क्योंकि वो यहूदी हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, हमें बस करना है, हमें मारना है। और ये ईरान की बदतमीजी है कि जो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारी दुनिया को परेशान कर रखा है और दुनिया के सारे व्यापार को परेशान इसलिए कर रखा है कि हम पर हमला मत करो वरना हम सबको डिस्टर्ब करेंगे। तो इजराइल और यूएस जिससे उसकी लड़ाई है वो उससे डायरेक्ट नहीं लड़ेगा। उसको, इजराइल को वैसे भी उसने हिजबुल्लाह, हमास, लेबनान इत्यादि इत्यादि के माध्यम से खूब परेशान किया, तो सामने आकर डायरेक्ट लड़ने वाला नहीं है। फिर अपने आगे ढाल भी ये लोग रख लेते हैं, 300 बच्चियों की ढाल रख लेते हैं, 15,000 महिलाओं को भी मार देते हैं और उसके बाद भी तुर्रा ये कि नहीं हम पर आक्रमण हुआ। ये थोड़ा दुर्योधन मोड है इनका कि हम मारेंगे जरूर लेकिन कोई हमको मारे नहीं और हम जो कर रहे हैं हमको करने दे। तो ये, और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में भारत का एक इन्होंने कमर्शियल शिप भी डुबोया, शायद डुबो दिया, उस पर आक्रमण किया, कोई हताहत नहीं हुआ जी। 2 अभी पाकिस्तान के कहने पे किया है या किसके कहने पे किया है या क्या बातचीत हो रही है इस समय, कितना डिसेंट्रलाइज्ड है, क्या है स्थिति? मंजरी जी, बाकी सबकी बात अपनी जगह, ये ईरान क्या कर रहा है और उसके साथ क्या होना चाहिए? बिकॉज जड़ में तो यही दिख रहा है जी। 2 बातें हैं। एक, ईरान एशिया में है, आप डीप स्टेट को एशिया में ज्यादा दिन जने जमाने नहीं दे सकते, ठीक है? क्योंकि वो एक एक करके हर घर में घुसेगा। पहले इराक गया, फिर ईरान आएगा, पाकिस्तान में वो प्रैक्टिकली भारत का नंबर आ गया, ठीक है? सेकेंडली, अगर आप ईरान को बचाते हैं तो फिर ईरान ने जितने भी प्रॉक्सी खड़े किए, और ईरान ने हूती, हमास, हिजबुल्लाह, ये तो रटे हुए हैं। इसके अलावा भाई साहब का एक टांग जो है सोमालिया में भी पाई जाती है, कभी कभी घूमते फिरते ये सूडान में भी दिख जाते हैं, फिर कहीं कुछ, फिर कहीं ये सीरिया में भी दिख जाते हैं। सब जगह जो है थोड़ा बहुत हर जगह दिखते रहते हैं। तो 2 खुराफाती हैं, एक टर्की है जो अपने आप को तुर्की बुलाता है, और एक ये ईरान है। इन दोनों को एक ही चीज है, जन्नत की चाहत है। यहूद पहले जाएगा क्योंकि संख्या कम है, फिर हनूद का नंबर आएगा। हनूद कौन है? हम है, हिंदू। हिंदू को ये लोग हनूद कहते हैं। तो यहूद और हनूद 2 इनके दुश्मन है। उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी से निपटेंगे। अच्छा, इनका नाम इसलिए नहीं लेते हैं लाल सलाम वालों का क्योंकि वो इनकी कवर फायर देते रहते हैं, ठीक? वो बीच बीच में चुपके चुपके जब मन होता है उनको यूज करते हैं, फिर उनको निपटाते जाते हैं, उसकी कोई गिनती में नहीं आता। पश्चिम बंगाल एंड ईरान इन केस, ठीक। अब आ जाते हैं ना इस पे कि इनको परमाणु बम क्यों चाहिए और अमेरिका को क्या रोकने की है। जब तुम पाकिस्तान जैसे महावाहियात देश को परमाणु बम दे सकते हो तो ईरान तो उसके मुकाबले जो है संत है, ओके। लेकिन आप ईरान को नहीं देंगे, क्यों? हमारी बपौती, हम कुछ कर सकते हैं, हम तो जरूर करेंगे। इसके लिए कोई कारण नहीं है। आप उनके साइंटिस्ट को मारते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं। अभी बहुत दिनों से आपने सीज डाली हुई थी, फिर आपको जो है अपने जो डीप स्टेट है उसको खुश करना था। तो लड़ाई बड़े तरीके से लड़ी गई है कि वो जीती ना जा सके। लड़ाई लड़ने के 2 तरीके होते हैं, एक दिखाने के लिए लड़ना, एक होता है वाकई लड़ना। लड़ाई लड़ने से पहले आपने अपने सारे वो जनरल बुला लिए, फिर जो फैमिलीज थी वो बुला ली, फिर काफी सारे सोल्जर्स बुला लिए और तब लड़ाई शुरू की। ऐसे कौन लड़ता है? ऐसे केवल पाकिस्तान लड़ता है कि अफगानिस्तान से लड़ रहा है लेकिन स्क्वाड्रन उठा करके सऊदी अरब भेज दी, ठीक है? तो ये एक वाहिद तरीका है लड़ने का, इसके ऊपर भी रिसर्च होनी चाहिए। खैर, जो कुछ भी हो रहा था
वो अच्छा, इसराइल का इंटरेस्ट ईरान से लड़ने में बिल्कुल नहीं है। इसराइल का इंटरेस्ट ग्रेटर इसराइल बनाने में है। उसको जो मेडिटेरेनियन ओशन सी से लगता हुआ जितना भी इलाका है, एरिया एशिया का, वो पूरा चाहिए बस। उसको उससे मतलब है, बाकी वो खुश हो जाएगा। टेक वगैरह उनके जो है फेल हो रहे हैं, बट जो कुछ भी है वो चल रहा है। ईरान को क्या है, ईरान ने को न्यूक्लियर बम बनाना है सॉवरेनिटी के लिए। जैसे यहाँ नॉर्थ कोरिया है, बहुत छोटा सा देश है। साउथ कोरिया में कौन बैठा? अमेरिका। अमेरिका को किससे डर है? नॉर्थ कोरिया से। किस बात का? कि वो कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ना दाग दे। उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकती है, मेनलैंड तक पहुंच सकती है, इसलिए नॉर्थ कोरिया अभी तक बचा हुआ है, वरना कब का वहां पे सत्ता परिवर्तन हो गया होता। अब ये जो कुछ भी बता रहे हैं पता नहीं, लेकिन प्योंगयांग के लोग अपने राजा से खुश हैं, ऐसी रिपोर्ट्स बीच बीच में आती रहती है। अब आ जाते हैं, ईरान भी इसी चीज पे वो है कि हमको जैसा भी चलाना है, हम एक सॉवरेन नेशन है, अपना वो चलाएंगे इस एरिया में। अच्छा, अलग चीज है कि तेल को लेने के लिए अमेरिका वहां पर गया और हर चीज को, भाई क्या जरूरत थी आपको गद्दाफी को मारने की, सद्दाम को मारने की, इन सबको आपने मारा। आईसिस आपका पैदा किया हुआ, अलकायदा आपका पैदा किया, सारी मुसीबतें आपकी थी। ओसामा बिन लादेन भी सीआईए की पैदाइश है और कहीं से नहीं आया। तो पहले आप इस तरह की चीजें पैदा करते हैं, फिर आप उसका निपटारा करने आते। दैट इज द होल कंडीशन जिसके कारण उस पूरे एरिया में दिक्कत है। 1940 में जब आपने ओटोमन एम्पायर तोड़ा था तो लगभग इस्लाम खत्म हो गया था। ईरान की आप 1970 की 70 की, हाँ 40s की भी नहीं कह रही हूँ, 1970s की आप ईरान की फोटोग्राफ देखिए, अफगानिस्तान की देखिए, दे वर अ मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड। लेबनान वाज कॉल्ड पेरिस ऑफ एशिया। वहां पर सीआईए ने ही तो आतंकवाद घुसाया है, और जब आपने घुसाया है तो वो राक्षस आप ही को मारने आएगा, और वही हो रहा है। अब आप उस राक्षस का निपटारा करने के चक्कर में देश का निपटारा कर दे रहे हैं। पहले आपने अच्छे भले मॉडर्न होते कंट्री को कट्टर इस्लामिक बनाया, वहां पे जिहाद के नाम पे आतंकवाद परोसा, अब आप आतंकवाद खत्म करने जा रहे हो। तो किया धरा तो सारा ही था। दिस इज व्हाई आई अरे कॉल सीआईए अभी द तो मदर ऑफ बांग्लादेश के साथ किया है। बांग्लादेश भी अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहा डेमोक्रेसी था की। शेख हसीना के अंडर में वो प्रोग्रेस कर। ठीक है, इस्लाम मुसलमान भर गए हैं, कट्टर वहां भी हैं, और वो सबको इस्लाम की राह पर लेकिन ट्रेन इसको किसने किया? स्पीड अप किसने किया? यूएस ने। ट्रेन किसने किया? हाँ, उनको हथियार किसने दिए चलाना? ये तो घोड़े ऊंट पे बैठ के चाकू छुरी चलाया करते थे। अगर इनके हाथ में AK-47 है तो दी किसने? और AK-47 हर कोई बिना जाने तो बिना ट्रेनिंग के नहीं चला सकता। उनके पास मोस्ट मॉडर्न हथियार होता है, वो दिया किसने? अरे उसकी फंडिंग के लिए जिहाद ड्रग्स की भी तुम ही डॉक्ट्रिन। पैदा कराते हो। जी, जिहाद की डॉक्ट्रिन कुरान से निकाल करके सीआईए ने तो पकड़ा ही है। दिस इज व्हाई आई कॉल सीआईए इज मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया की मेस की जड़ सीआईए है। फिर जब मतलब मैंने दुनिया को इन्होंने दिया कम है, लिया बहुत ज्यादा है। क्या दिया भैया आतंकवाद के अलावा? तो मुझे बताओ ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिए, यस। सारे एयरपोर्ट सी पोर्ट तब तक सही काम करते हैं, तो फिर कंटेनर में बच्चे कैसे चले जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में? उस समय आपका ब्लिप कैसे हो जाता पूरा सिस्टम? ओके, सो देर इज सम ब्लिप इन द सिस्टम, देर इज अ डार्क नेट। वहां पर सारे काम होते हैं, इलीगली भी लीगली होते हैं, राइट? इफ नॉट अमेरिका, इफ नॉट सीआईए, हु इज बिहाइंड इट? भाई जैसे भारत ही ने एक आपने, नासूर छोड़ दिया, केजरीवाल नाम का, जिसने खालिस्तान को पैदा। बच्चा है वो। मैं कह रहा हूँ कि भारत के लिए एक समस्या दी आपने। वो तो मोदी जी, भाजपा जैसा जीनियस है कि उसको हैंडल कर रहे हैं, वरना तो वो भारत के सर पे चढ़ा ही दिया था आपने अपनी मीडिया के दम पे। दुनिया के अभी सीएनबीसी जैसे न्यूज नेटवर्क को पीएम मोदी ने फैक्ट चेक किया कि भाई झूठ मत बोलो। तो ये सब किसकी पैदाइश है? जितना मीडिया नेटवर्क है, किसकी पैदाइश है? इन्हीं की पैदाइश है।
बरसाते। ईरान का कहना क्या है, इस एरिया की सारी प्रॉब्लम यूएस की दी हुई है, सीआईए की दी हुई है, वी विल मैनेज आवर पीपल, वी विल मैनेज आवर कंट्री द वे वी वांट, प्लीज विदड्रॉ। क्या गलत कह रहा है? ये जहां डेमोक्रेसी की, अब इधर ही देखिए बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की स्थापना करने आए थे, शेख हसीना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं, भगा करके पैरा ड्रॉप किया इन्होंने यूनुस को। ऐसे होती है एनईडी, नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो बात वही है इनका। और फिर वो इसको तानाशाह, भाई तानाशाह की तरीके से आपने उसको उतारा था, हालांकि वो बुढ़ा कुछ कर नहीं पाया, वरना यूनुस क्या था? यू ट्राइड टू मेक समथिंग आउट ऑफ हिम, बट वो नहीं परफॉर्म कर पाया। तो द थिंग इज, सद्दाम को आपने मारा, वो सब। ईरान का यही कहना है, हमारा देश, हमारा एरिया हमारे लिए छोड़ दो, हमारा तेल है, कौन सी करेंसी में बेचे ये हम डिसाइड करेंगे, किसको बेचे ये हम डिसाइड करेंगे, किस रेट पे बेचे हम डिसाइड करेंगे। तुमसे कोई कहता है कि तुम अपने जो है जो तुम्हारा पेट्रियट सिस्टम है इतने का बेचो, इसको बेचो, ऐसे बेचो, नहीं ना। तो शांति से जब आपसे जो कहा, कोई नहीं बोलता, आप हमसे मत बोलिए, हमारी चीज हम देखेंगे। अमेरिका को इसमें क्या प्रॉब्लम है? को पूरी तो दुनिया का अटलांटिक चौधरी पार बैठा हुआ है, कोई हमला नहीं कर पाता, इनकी ज्योग्राफी की वजह से सबसे प्रोटेक्टेड एरिया है। नहीं, आराम से आराम से। आप ये मत सोचो, ज्यूज ने ये शुरू किए तो इंग्लैंड में ज्यूज सिनेगॉग्स जलाए जा चुके हैं, यूरोप में खतरे में, अमेरिका में है। ये उस खबर को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, उस खबर को दबा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ईरान ने जब अपनी क्लैरियन कॉल दे दी थी तो पीपल आर वर्किंग ऑन इट। जी, ऐसा तो नहीं भारत, जी, कमिंग बैक टू ईरान दीदी, कि भारत कैसे डील कर रहा है इस सिचुएशन में, जब भारत में ईरान का फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, मोदी जी यूएई में गए हुए हैं, यूएई ईरान आपस में इस समय, यूएई एकमात्र जिसने ईरान पर भी अटैक किया, उस रीजन के किसी और इस्लामिक कंट्री ने नहीं किया, दुबई बर्बाद करने के लिए ईरान ने किया। तो ये भारत इस समय कैसे इन सब चीजों को हैंडल कर रहा है? बड़ा अमेजिंगली। दुबई नहीं बर्बाद कर रहा था, वो डीप स्टेट के जहां एजेंट्स थे, जहां सेटअप था, वो बर्बाद कर रहा था। इनके 200 बेसेस हैं इस एरिया में। खुद ही इन्होंने शाहिद ड्रोन को रेप्लिकेट किया, लुकास नाम का एक ड्रोन बनाया और उसी से वो किए हैं, और उसकी फुटेजेस भी रिलीज की हैं। ईरान कह रहा मैंने नहीं मारे, और दुबई कह रहा है कि ड्रोन वही है जैसे शाहिद है। ये कह रहे हैं ये लुकास है, ये शाहिद नहीं है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो आप ये सोच लीजिए, वही वाहिद तरीका कि सारे जनरल बुला लो, फौज बुला लो, उसकी फैमिली बुला लो, और उसके बाद जो है आप नहीं, लेकिन लड़ाई शुरू करो। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक रखा है, उससे दुबई का भी जो तेल का इकोनॉमी है या जो सऊदी का है, वो सब बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहा है। दुबई ने क्या किया था, यूएई ने अब्राहमिक अकॉर्ड साइन किया था, इसराइल का साथ दिया था, इसराइल ने अपनी बैटरीज भेजी थी जो जूस वहां पर रह करके ईरान पे चला रहे थे, ईरान ने इसलिए वहां पे प्रतिघात किया। ठीक, यहां पर मैं ईरान की कोई गलती नहीं मानती, दिस इज व्हाट दिस इज गोइंग। बात हमारी आके फंसती है फुजारिया पे। फुजारिया वो इनका एक है जो हॉर्मुज के बाहर है, और वहां से भारत तेल ले रहा था। आपकी पहले क्या तय हुई थी? देखिए, सब लोग ये चाह रहे हैं कि भारत इस वॉर में अगर भारत ईरान की साइड आ जाए, अमेरिका हार जाएगा। अमेरिका की साइड चला जाए, ईरान की वो गति होगी जो अमेरिका नहीं बचा पाया। एवरीबडी वांट्स कि हूती से अमेरिकन शिप डरते थे, लेकिन उस एरिया में अगर कोई शांति की स्थापना कर सकता है तो वो भारत है। ठीक, बाबल मंडप पे हूतीज अक्सर सीज लगाते हैं, वहां से अगर किसी शिप को निकालना तो कौन निकालता है? इंडियन नेवी। तो हमारी सुपीरियोरिटी इनके सामने, इनके ड्रोन्स के सामने, हर चीज के सामने थी। ईरान के खिलाफ हम कब गए? जब ऑपरेशन सिंदूर में तुमने पाकिस्तान की मदद की, वरना हम इतने साल से चुप बैठे थे, हम आगे भी चुप बैठे रहते, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। आपने जाकर के 7 अक्टूबर किया। भारत इस पाकिस्तान के इस तरह के आतंकवाद से पीड़ित है, हम किसी तरीके से आपके 7 अक्टूबर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो जब इजराइल इस चीज की कॉल देता है, इजराइल ने हमारी क्या किया? इजराइल ने हमारी करगिल में मदद की,
हम बिना मांगे तो लगातार इसराइल, अच्छा अब इसराइल हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमको ट्रांसफर कर रहा है, और आप क्या करें, आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, तो हमारी भी मजबूरी होती भाई हम इसराइल का साथ दें। स्टिल वी वांटेड टू कीप ईरान की, हमारा INSTC तुमसे गुजरता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसके थ्रू हम रशिया से ट्रेड करते हैं, हमारा आपके थ्रू गुजरता है। हम ये कोशिश करेंगे कि आपको अक्षुण्ण रखें थोड़ी बहुत स्कफल के बाद। तब आपने फुजारिया पे अटैक शुरू कर दिया, तब आपने इंडियन शिप्स पे अनप्रोवोक्ड फायर कर दी, जो हमारे शिप्स निकल के आने थे आपने रोक दिए, ठीक है। जबकि आपने जब उसी चलते युद्ध के दौरान जब आपने मांगा था हमसे शरण, एक तो आपने पहला जो इनके भी 2 शिप डूबे, एक शिप पे खतरा था जो श्रीलंका के पास डूबा, उससे मदद नहीं मांगी, हम नहीं कर पाए, लेकिन आगे नाहन में INS सह्याद्री वहां पे पोस्ट कर दिया। दूसरा विशाखापट्टनम पे ही उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमको शरण चाहिए, हमने आपकी शिप को शरण दी, हमारी केवल एक क्लॉज थी, हमारे शिप्स आते रहने चाहिए, आपने उनको रोक दिया। तो हमारे स्ट्रैटेजिक, हम आपको प्रोटेक्ट करें, आप हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को गोली मार दें, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर हमने जब फुजारिया से ऑपरेट करना शुरू किया, तब आपने फुजारिया पे अटैक कर दिया, एक नहीं 2 बार कर दिया, ठीक है। एक हमारा शिप जो है आ रहा था उसको हाजी अली नाम का, उसको आपने वो अचानक ओमान के मैरीटाइम एरिया में जो है अचानक डूब गया, कहते हैं टॉर्पीडो लगी, कोई कहता है कि ड्रोन अटैक था, क्या था नहीं पता, इंक्वायरी चल रही है। हमारा क्रू बच गया, ये हमारे लिए एक सेटिस्फाइंग बात है। तो आप हमारे इंटरेस्ट को हार्म करते रहे और हम आपके ऊपर न्यूट्रल रहे, इतने शरीफ हम भी नहीं है। वो कांग्रेस का एरा था। हमने क्या किया, इस युद्ध से पहले भाई ये युद्ध शुरू होने वाला, उस एरिया के सब लोगों को पता था। UAE के नायान आए, उन्होंने हमारे साथ डील साइन की, वेलकम, हमें IMEC बचाना है और हमें गैस चाहिए, हमको तेल चाहिए, वो चीज आ गई आराम से। फिर वो फुजारिया से हमको डायरेक्ट मिल रहा है, ओके। तो हमारी एक, अच्छा उन्होंने ओपेक भी छोड़ दिया कि ज्यादा जो प्रोडक्शन होगा वो आप ले लीजिए, आपके देश में हम अपना तेल स्टोर करेंगे, आप अगर यूज करें तो पैसे दीजिएगा, वरना रखा हुआ है, ठीक। तो हमारी एक बंदा आ रहा है हमारी हर समस्या का समाधान बन करके, दूसरा फालतू में जो है हमारे लिए समस्या बना जा रहा है। तो वो तो अरगाची थे यहाँ पर, सामने थे जयशंकर जी, वो तो हिंदी देखिए में समझा दिया गया। दीदी, जो इस्लाम छोड़ रहा है उससे अलग हो रहा है, वो समाधान की तरफ जा रहा है, और जो और इस्लामिक होता जा रहा है वो और मुसीबत पैदा कर रहा है, वो और समस्या जनरेट कर रहा है, और बिना समस्या के रह नहीं पा रहा है चैन से। उसकी ईरान की सारी समस्या ये है कि उसके आसपास समस्या थी नहीं, तो उसने कहा कि मैं दूर 3000 किलोमीटर इजराइल को जाके मारूंगा, यूज को मारूंगा। इस ईरान के अंदर समस्या ये है कि हर मुल्ला अपनी पॉपुलैरिटी के लिए पहले से ज्यादा कट्टर बनता जा रहा है। अब कट्टर बनने में क्या होता, काम धंधे तो हो जाते हैं सारे खत्म, क्योंकि मोहम्मद साहब के जमाने में सिरिंज भी नहीं थी। तो अगर तुम्हें बायो इंजीनियरिंग करनी है तो कैसे करोगे, माइक्रोस्कोप नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, मॉडर्न वो नहीं थे, ड्रोन वॉरफेयर नहीं था। इन मामलों में विज्ञान की बात कर रहे थे, तुम आके उनके मंदिर, उनकी विश्वविद्यालय, तुम उनके एजुकेशन सेंटर चला रहे थे। अभी आज ही भोजशाला जो मिली है, वह मंदिर तो था ही था, वह साथ में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी प्रांगण था। वहां 1200 टीचर्स और स्टूडेंट्स को मारा इन लोगों ने। तो जो पढ़ लिख रहा है तो उसको, अच्छा वो हम 1000 साल पहले की क्या बात करें, तुमने पूरे मुगल के नाम पे रूल किया, एक यूनिवर्सिटी एक कॉलेज ना तुमसे बनी ना बनवा पाए, और बाकी यूरोप और अमेरिका के साथ इस समय क्या कर रहे हो तो हम देख ही रहे। क्या पढ़ाते हैं वहां पे, नंबर वगैरह सब कुछ तो हमारा था। मैं कह रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में तुम क्या पढ़ाते हो, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया और ये भी अल-फला, क्या ही पढ़ा रहे हो। जो भी पढ़ा रहे हो पर्पस एक ही है कि बस सबको लेके चलो दोज़ख वहीं मिला जाएगा। इनका अपना वीडियो गेम चल रहा है, इनके अपने दिमाग में इनका वीडियो गेम चल रहा है, काफिरों को परेशान करो, पॉइंट कमाओ, निकल लो। ईरान के सामने समस्या यही है कि या तो वो कट्टर बन सकते हैं या वो मॉडर्न बन सकते हैं, वो दोनों नाव में पैर रखना उनको। मोस्ट मॉडर्न उनको वेपन भी चाहिए,
मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी चाहिए, और उसके बाद जो है बिल्कुल 1400 साल पुराने रूल भी चाहिए। तो आप टर्मोइल में तो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे ना, क्योंकि जी। दोनों चीजें एक दूसरे की सुपरबली कॉन्ट्रोडिक्टरी है। एक जगह तुम बताओगे धरती चपटी है, दूसरी जगह बताओगे धरती गोल है, और जो गोल धरती सैटेलाइट से देख पढ़ाओ। लेगा वो चपटी मान ना पाएगा। नहीं नहीं, पढ़ाने के लिए बताओगे धरती चपटी है, लेकिन मिसाइल मारने के लिए टेक्नोलॉजी सिस्टम बताओगे कि गोल है, जो काम आए, जो जो सूट करे इनको। जी। मैं सोचा कि लोग जनता विश्वास कर लेगी। जनता भैया इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, वो एक चीज पर विश्वास करती है। एक एक को रख लो कि तुम जो है धरती चपटी है, और एक को रख लो गोल है। ठीक, चलिए, अच्छी बात ही है। जी। हाँ, तो ईरान की प्रॉब्लम यही है। अब जी। लोग वहां पे इस्लाम छोड़ रहे थे, आप जरा से बाल दिख गए इसलिए लड़की को रेप करके मारोगे, क्यों बिना रेप किए मार गए तो फिर उसे जन्नत मिल जाएगी। तो दिक्कत ये है कि वो जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। भाई बाहर निकलेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ सीखेंगे, देखेंगे दुनिया कहाँ पहुंच गई, आप हमें बुरके से बाहर नहीं आने दे रहे हो। जिसके घर की लड़की के साथ ये करोगे, उसके घर के पुरुष भी वो होंगे। तो पूरा जो सिस्टम ये चला रहे थे वो इसी तरह से चला रहे थे। और इनको चाहिए क्या, हमने कह दिया कुएं में कूदो तो कूद जाओ, ऐसा अंधविश्वास भी चाहिए। डू नॉट थिंक, एंड कब जैसे ही तुम लैब के अंदर घुसो तो सोचो, और बाहर आ जाओ तो सोच, वही लैब में अपना दिमाग छोड़ करके आना, गलती से उसको लेते हुए घर मत चले आना, ठीक है, क्योंकि वहां जो है मेडिकल लॉ लगेंगे। तो पूरी प्रॉब्लम ईरान की यही थी। इसी चक्कर में इन्होंने हुती, हमास, हिजबुल्लाह सारे टेरर प्रॉक्सी लगाए, उसको चला रहे हो, उसको स्टॉक पाइल्स दे रहे हो, लड़ रहे हैं आप, हम मानते हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं, ये भी मानते हैं। पीछे से आपको रशिया सपोर्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो इस पूरे एरिया में, मंजरी जी, बड़ा कोई लड़ाई नहीं हो रही है, वो दूसरे को चुटकी काट के भाग जा रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, और दूसरे को परेशान करके बस भाग जा रहे हैं, छापामार युद्ध कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे थे कि आज हम बच जाएं तो कल को हम तुमसे निपट लेंगे। भाई इस समय डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरे ईरान में कहाँ भाग गए किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, और बस मिसाइलें मारे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए, यूएस के वहां पर जो पेट्रोल फ्यूल करने वाले विमान होते हैं वो सब गायब हो गए। किसने किए? आपने यूएसएस का ही जो है रिट्रीव करने पे मजबूर कर दिए। तो उस एरिया में हॉर्मुज पे आपने कब्जा बनाया, हॉर्मुज का ब्लॉकेट आपने क्रिएट कर दिया। ये सब लड़ाई का है। नहीं, यू हैव बिकम अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी एल्स। आप सबकी जो कमजोर नस है उसको दबा के खेल रहे हो आप, एकदम जैसे फिल्मों में विलेन करता है ना, इसकी माँ के गले पे चाकू लगा दो, इसकी बहन के गले पे चाकू लगा दो, बांध दो, बम से बांध, ये वो कर रहे हैं। ये जो एक्चुअल लोग हैं उनके जहां जहां इंटरेस्ट हैं, अब ये देखिए ये अब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये धर्म युद्ध लड़ना चाहिए इनको या तमीज से लड़ना चाहिए, इनकी लड़ाई यही है कि हमेशा से कोई मजबूत आ जाता है उसके आगे लेट जाते हैं। बाकी दुनिया को परेशान करके ये इजराइल और अमेरिका पर प्रेशर डालने कि भाई तुम लोग जो बंद करो। बाकी दुनिया भी परेशान है, इंडिया भी बोले इजराइल को, सऊदी भी बोले, यूएई भी बोले, सब बोले अरे मत करो यार। लेकिन हमें क्या करना है इस चीज, भाई जब ये शांत हो जाता है ईरान तो क्या करता है, ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता है, और खुलेआम बोल के कि मैं बम बनाऊंगा, मैं मारूंगा। दुनिया में कोई ऐसा है जो बोलने वाला है कि हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे और हम मारेंगे? हर आदमी और उसको दिया है न्यूक्लियर बम अमेरिका ने खुद। मुझे सुन लीजिए, ठीक, यहाँ पर ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने ठीक है हॉर्मुज ब्लॉकेट करके सबको परेशान किया, लेकिन अगर हॉर्मुज ओपन कर ले तो कौन आएगा? अमेरिकन चिप्स। तो कोई अपने घर के किले का दरवाजा क्यों खोलेगा? ताकि दुश्मन अंदर आ जाए, फिर हम बहादुरी से लड़ेंगे किस खुशी में? और वैसे भी वहां पर आए थे ईरान में, जहां पर ये न्यूक्लियर सिंथेसाइज कर रहे थे, अभी जगह का नाम भूल रही हूँ, जहां पे इनका C-17 क्रैश हुआ था, उसको लेने के लिए 2 पायलट फंसे, फिर और गए वो सारे जो है, और ईरान की जनरल पब्लिक जा रही थी गाड़ियों में बैठ करके आर्म्ड पायलट्स को ढूंढने। आप समझिए,
उस जज्बे को भी, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ ईरान लड़ रहा है और बहादुरी से लड़ रहा है, चाहे दुश्मन भी बहादुरी से लड़े, उसकी तारीफ करना चाहिए। लेकिन जो बेवकूफी वो इस एरिया में रशिया क्यों कर रहा है, कि रशिया ईरान को बैकअप इसलिए कर रहा है कि वो अमेरिका की काउंटर बैलेंसिंग कर रहा है, वरना सीरिया में ईरान जैसा कोई होता तो सीरिया से असद को भागना नहीं पड़ता। जी यहाँ पर जो पूरा एरिया है हॉर्मूज का, हॉर्मूज से निकल के फुजारिया में हमने अपना काम शुरू किया। आपने कह दिया कि मेरा हॉर्मूज का एम्बिट बढ़ गया, अब उसमें फुजारिया भी आता है। हमें ट्रबल जी इस बात से है, भाई जितने पे तुमने ब्लॉकेट किया था उतने पे रहो, हम उसका हम्म, तोड़ निकाल देंगे, तुम वहां बैठे रहो। तुम्हें यूएस को रोकना है ना, रुको। जी भारत को क्यों वो कर रहे हो? जी और यहाँ पर हमारा विपक्ष इतना इस तरीके का है, तो भारत को दिक्कत हुई। तब हम लोगों ने अरघाची को अच्छी तरीके से बताया, बेटा अगर भारत आ गया तो भूस भर देगा, हम वो हैं जिसने तुम्हारे डर से सलवार नहीं पहनी है। और आज तक जो कहीं भी अगर हाँ, तुम्हारे डोंट घोड़े की डिस्टर्ब अस, लगाम तुम्हारी किसी अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ो, डोंट डोंट फोर्स अस टू आराम टेक से, अस असाइड, हाँ, डोंट फोर्स अस अगर टू टेक हमने, असाइड। और हमारे भी इंटरेस्ट में कि हम अमेरिका से लड़ लें, अमेरिका की तरफ से लड़ लें तुमसे, ये हमारे इंटरेस्ट हाँ, में है। सबसे बड़ा हमारा हम इंटरेस्ट यह है कि तुम लोग लड़ते रहो, हम शांति से बैठे रहे, हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको हमारा काम करने दो। डिस्टर्ब, ऑलरेडी तुम तुमने डिस्टर्ब कर चुके हो, फुजारिया पे, तेल प्राइसेस हम झेल रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, बट स्टिल लेट अस हैंडल आवर ओन इकोनॉमी फर्स्ट। हमको ऐसे फिजिकली टेंजिबली डिस्टर्ब मत करो जैसे पाकिस्तान करता है, देन यू आर गोइंग टू हैव इट। ईरान ने वही बॉर्डर क्रॉस कर दिया। अब क्या है, जब सारा हो गया, हमने यूएई से सब डील कर ली, तब आरागाची को गुड मॉर्निंग हुआ कि भारत भूस भर देगा। तब उसने कहा कि नहीं नहीं, तेल तो हम भी आपको दे देंगे। तो तेल को तो हम कभी मना नहीं करते, वो हमने कह दिया, लेकिन एक वार्निंग के साथ, नेवर नेक्स्ट टाइम। एक गलती तुमने और की, वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा, इसराइल तुम्हें माफ कर देगा, इनसे तुम हर साल छोटी मोटी लड़ाई करते रहो, तो भारत सफाया करके सफाचट पूरा एकदम बिल्कुल क्लीन अप करके छोड़ेगा। तो वहां पर हमने इनको अच्छी तरीके से समझा दिया है, हमारे अब हित पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गए, बट स्टिल ईरान का हम भरोसा नहीं कर सकते। अरे यही तो क्या ही कहा जाए, इनका भरोसा कौन करे, जो करे वो अपनी जमीन छोड़ के भाग जाए, होता यही। खैर पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कम से कम भारत की यह क्लैरिटी बता दी कि ईरान भी परेशान है, बेचैन है भारत को बेचैन करने के लिए, पर हमारी क्लैरिटी आवश्यक है कि हम 10 जगह से डील करेंगे, तुम हमसे एंगेज मत करो वरना भूस भर देंगे। तो इन कालजयी शब्दों के साथ कि भूस भर दिया जाएगा ईरान में, आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों आपको यह बातचीत कैसी लगी, आप कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। इस एंगल पर और कहीं किसी ने बात नहीं की है, तो मुझे लगता है इस बात का दूर तक जाना आवश्यक है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मंजरी जी का चैनल न्यूज हॉलिक मंजरी और हमारा चैनल प्रारंभ, और हम सबका सबका ही है, आपस का ही। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय भोजशाला। जय भोजशाला।